In continuation, we have the composition called as place mix. From the location where goods are, services are initiated, incepted, manufactured, जो इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, वहां से लेकर कंजम्पशन पॉइंट तक आते आते सारी बातों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं मार्केटिंग में? प्लेस मिक्स। तो मिक्स शब्द का मतलब समझ में आ गया? उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स, आई रिपीट, उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स। नहीं नहीं, प्राइस मिक्स वाज डिफरेंट, प्रोडक्ट मिक्स वाज डिफरेंट। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आते हैं, समझ में आ गया? तो मार्केटिंग मिक्स को समझ लीजिए दादाजी, दादाजी की 4 संतानें, एक बड़े पापा, एक आपके पापा, एक बड़े चाचा, एक छोटे चाचा। इज इट क्लियर? फिर उनकी अपनी अपनी मिनिमम एक एक वाइफ, फिर उसके बाद कम से कम मिनिमम 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 बच्चे। ये सब चाचा जी की पूरी फैमिली, बड़े चाचा मिक्स, छोटे चाचा मिक्स, हमारे पापा मिक्स, बड़े पापा मिक्स, ताऊ जी मिक्स। दादाजी मिक्स में सब आ जाएंगे। ताऊ जी मिक्स में ताऊ जी आएंगे, उनकी वाइफ और उनके 2 4 5 जो भी स्वाद अनुसार बच्चे हों, ये सब आ जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? चलिए भाई। सो प्लेस मिक्स इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स राइट फ्रॉम द प्लेस जहां पे वो बनते हैं, किस तक पहुंचाने हैं? अल्टीमेटली जो उसके बायर होते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर आपने प्लेस यूटिलिटी सुनी हो तो वो प्लेस मिक्स ही होता है बिजनेस स्टडीज में। सही समय पे, जरूरत है दिसंबर में अगर शादी है किसी के यहाँ लास्ट वीक में, तो एटलीस्ट फर्स्ट वीक तक कपड़े वगैरह तैयार हो जाएं, और आपने थर्ड वीक में डिस्पैच फैक्ट्री से स्टार्ट किया, तो आपका प्रोडक्ट अब नहीं बिकेगा, बिकॉज एट राइट टाइम इट वॉज नॉट डिस्पैच्ड। डिस्पैच तो हुआ बट शॉप तक नहीं पहुंचा, गोडाउन में ही रखा हुआ है, स्टिल सेल नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट डिस्पैच्ड एट द राइट प्लेस बेसिकली। सुनाई पड़ गई बात? चलो, सुनाई पड़ गई बात? और कैसे ये जगह तक पहुंच जाएगा? यूजिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हवाई जहाज का टायर लाना है तो सीधे मैन्युफैक्चरर से एयरलाइन कंपनी के पास आएगा, इसको बोलते हैं जीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट? जीरो चैनल की भाई, मैन्युफैक्चरर से सेलर के पास। खोपड़े में बात गई। अगर आपको शूज पब्लिक को पहनाने हैं वुडलैंड कंपनी के, तो फैक्ट्री से वो जाएंगे कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास, उसके बाद वो जाएंगे होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद जाएंगे रिटेलर के पास। कितने लोग आके बीच में? 3, 3 चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट अगर मान लीजिए लेटेस्ट से लेवाइस का स्टोर है और ये अपने ही स्टोर से सामान बेचते हैं और ये किसी और को सामान नहीं बेचते, फैक्ट्री से सीधे लेवाइस के स्टोर में सामान आएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। इट इज वन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑनलाइन क्या है बच्चों? इट इज ऑल्सो जीरो चैनल। बट ऑनलाइन में अगर हम ये देखेंगे, Amazon और फ्लिपकार्ट अपने गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं सामान, जिस सामान की डिमांड बहुत ज्यादा है, ये उसके ऊपर बोस्ट करते हैं कि हम 1 डे डिलीवरी देंगे। 1 डे डिलीवरी के लिए इनको स्टोर करना पड़ता है सामान। नॉट गेटिंग? तो मान लीजिए मेट्रो की चप्पल है और बड़ी लेटेस्ट डिजाइन में है, डेली कम से कम 50 पीस की डिमांड आ रही है। ये पिछले 1 हफ्ते से अमेजोन वालों ने देखा, तो अमेजोन ने मेट्रो वालों को बोला कि भाई यूपी में डेली 50 पीस की सेल ईस्ट यूपी में आ रही है, तो लखनऊ में हम 5,000 पीसेज इसके स्टॉक कर लेते हैं। 1 डे डिलीवरी देंगे तो एटलीस्ट दूसरे ब्रांड से लोग चप्पल खरीदने नहीं जाएंगे। तो जितना 1 डे डिलीवरी वाला सामान है ये इनके स्टोर में स्टॉक रहता है, अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो। दिल्ली मुंबई में तो सेलर वहीं बैठा है, वही अपनी दुकान से आपके घर भेज रहा है। तो व्हेन यू डू ऑनलाइन शॉपिंग एंड दीज ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, Amazon, मिंत्रा, फिंत्रा, टिंत्रा जो भी हैं, अगर ये स्टोर नहीं कर रहे हैं तो इट इज जीरो चैनल चल रहा है। बट अगर ये स्टोर कर रहे हैं तो इट इज 1 चैनल, क्योंकि फिर बीच में वो अपने पास स्टॉक करेंगे, उसके बाद सामान आएगा। इज दैट अंडरस्टूड? कॉपीफाई कर लिया सबने भाई? लिख दिया सबने? लिख लिए झटपट फास्ट, किसी का छूट ना जाए। So activities which are concerned with moving goods from the point of production or origin till the point of satisfaction, ये wording याद रखिएगा, from the point of origin manufacture to the point of satisfaction. So इसी हरकत को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना इकोनॉमिक्स की, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। इंडिया में सबसे ज्यादा टी एस्टेट, चाय की खेती कहां पे होती है बच्चों? असम साइड में, दार्जिलिंग साइड पे, दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। बट बिकती तो पूरी दुनिया में है वो। तो जब तक वो डिस्पैच नहीं होगी, क्या उसकी कोई भी सेल होगी बच्चों? नो। तो असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको उगाया गया और पूरी दुनिया में उसको भेजा गया।
दैट इज द वे इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। सर्दी में चाय की डिमांड ज्यादा होती है, गर्मी में कम होती है, तो एक्स्ट्रा चाय पत्ती क्या लोगों के घर के आगे नाली में फेंक दे, वहीं से निकाल लेना? नो, गोडाउन में स्टोर की जाएगी। तो वेयर हाउसिंग विल गिव अस टाइम यूटिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन विल गिव अस प्लेस यूटिलिटी। समझ में आ गया? इसको स्वॉट एनालिसिस मत समझ लीजिएगा। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चार चीजें इंपॉर्टेंट है। व्हाट थिंग्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड, if they are not in instant demand, they have to be stored somewhere, and this process of proper storage is called as what, children? Warehousing. warehouse मतलब गोदाम, गोडाउन। ऑर्डर प्रोसेसिंग जितनी फास्ट होगी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उतना क्विक होगा। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो पिछले 5 साल में, Amazon की अपनी व्हीकल है जिससे वो प्रोडक्ट को लोगों के घर पहुंचाते हैं। सर वो दूसरों के थ्रू क्यों नहीं पहुंचाते? बीच में लोग प्रोडक्ट को चोरी करके रिप्लेस कर देते थे, तो Amazon ने सोचा कि भाई इससे हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो हम अपना लॉजिस्टिक्स, अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करेंगे। तो बिग कंपनीज लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट, दे हैव देयर ओन ट्रांसपोर्टेशन। बाकी जो दूसरे हैं ये नॉर्मल कोरियर से ही डिस्पैच करते हैं। ओके, कॉपी क्विकली चलो। सो स्टॉक के कुछ लेवल्स मेंटेन करने पड़ते हैं। आप ग्रेजुएशन में बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा। देयर इज अ मिनिमम स्टॉक लेवल, देयर इज अ मैक्सिमम स्टॉक लेवल, देयर इज अ रीऑर्डर लेवल। सर ये क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि आपको पता है, इसके लिए एक एग्जांपल मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा, तब आप समझेंगे इस बात को। बी अटेंटिव। मंथली सेल्स आर 10,000 यूनिट्स। सुनाई पड़ा बच्चों? कितने यूनिट्स? 10,000। ऑर्डर टाइम इज 7 days। मतलब आज ऑर्डर करेंगे तो 7 दिन लगेंगे सामान आने में, सामान आने में। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? मिनिमम लेवल is decided to be 2100 यूनिट्स। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने लिखा कैसे। थोड़ी सी अकल लगाते हैं। हम मान लेते हैं डेज इन अ मंथ, जब हमारा बिजनेस हाउस ओपन होता है, इट इज 25 days। इज दैट क्लियर? सो एवरेज डेली सेल कितने यूनिट्स की होगी बच्चों? अगर 10,000 यूनिट्स एक महीने में बिकती हैं तो 4 दिन तो दुकान बंद रहेगी, 30 दिन मान लीजिए रफली लगभग। ठीक है, 10,000 यूनिट अगर 25 दिन में बिक रही है तो एक दिन की सेल कितनी है हमारी? 400 यूनिट। अगर आज आपका स्टॉक 0 हो गया और आज आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो 7 दिन बाद स्टॉक आएगा। कब आएगा? 7 दिन बाद। कब आएगा? 7 दिन के बाद। तब तक आप खाली बैठ के मक्खी मारेंगे और 400 यूनिट के हिसाब से 7 दिन में कितने यूनिट्स की सेल का नुकसान कर बैठेंगे? 2800। 2800 कुछ समझ में आया आपको? तो अगर आपने अपना फर्स्ट ऑर्डर लेटस से प्लेस किया ऑन 23rd September, आई रिपीट चिल्ड्रन, ऑन 23rd September, तो अगला ऑर्डर कब प्लेस होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस। एक महीने में कितनी यूनिट्स बिकती हैं? 10,000। 25 दिन दुकान खुलेगी तो एक दिन की सेल कितनी हो गई? 400। तो 7 दिन लगते हैं सामान आने में। तो सर ये मिनिमम लेवल आपने कैसे डिसाइड किया? ध्यान दीजिएगा। 23rd September को फर्स्ट ऑर्डर दिया आपने, और आपकी दुकान की जो ओपनिंग है, अभी तो आपका नया बिजनेस है, वो आपने रखी गांधी जी के बर्थडे वाले दिन। कब? 2 अक्टूबर। तो 23rd September को अगर ऑर्डर करेंगे तो रफली 30th September और October 1 आपके पास स्टॉक डिलीवर हो जाएगा। यस और नो? भाई 23 तारीख को ऑर्डर कर दिया, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 1 अक्टूबर, 7-8 दिन में आ जाएगा। दुकान आपने संभाल ली, सजा ली। जो आपने 1 अक्टूबर को ऑर्डर रिसीव किया है, ये खत्म हो जाएगा बाय October 30 और November 1 को आप फिर खाली हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों? भाई 4 दिन दुकान बंद रहेगी, 25 दिन दुकान चलेगी,
10,000 यूनिट एस्टिमेटेड है, एक महीने में बिकेगी, तो एक दिन में कितना बिकेगा? 400। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? नकीबा जी, रुजदा जी, सुफिया जी, समझ पा रही है इस बात को? यस सर। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ गई कुछ जी बात? तो आप 1 नवंबर को या तो मक्खी मारे, या 1 नवंबर को भी कस्टमर्स जब आए और वो 400 यूनिट आपसे खरीद के ले जाएं, तो आपको कब ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए? 22 23 अक्टूबर को ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ताकि 23 अक्टूबर से 7 दिन 30 अक्टूबर तक आपको फिर से सामान मिल जाए 30 तारीख को। नहीं समझे बात को? समझना क्या? क्योंकि कितना टाइम है आपके पास ऑर्डर देकर सामान आने में? 7 दिन। 1 तारीख को आप फिर खाली हो जाएंगे, तो इधर October 30 को 400 यूनिट के हिसाब से 10,000 पूरा भी जान दो, तो 23 अक्टूबर को ऑर्डर फिर प्लेस कर दो। 24 25 26 27 28 29 30 31 अक्टूबर, तो 1 तारीख को फिर से आपके पास 10,000 यूनिट्स आ जाएंगी, और उतने 7 दिन इन 2800 यूनिट से काम चलाइएगा। अगर एक बिजनेसमैन इस एक्टिविटी को कैलकुलेट ना करे बच्चों, उसे दो नुकसान होंगे। वो किसी भी दिन ऑर्डर कर देगा, सामान टाइम से पहले अगर आ गया तो शॉप पे रखने की जगह नहीं है, आपको गोडाउन लेना पड़ेगा और वेयरहाउस का क्या पे करना पड़ेगा? रेंट, और फालतू में आपका पैसा फंस जाएगा। और अगर आपने डिले कर दिया, 27 अक्टूबर को ऑर्डर प्लेस किया, तो आएगा वो 3 4 नवंबर तक, और इधर तो सामान खत्म हो चुका होगा। 3 दिन आप मक्खी मारते रहेंगे बैठ के। इज दैट क्लियर? इस चीज को अकाउंटिंग में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में समझाया जाता है। लॉजिक समझ में आ गया? और इन्वेंट्री लेवल्स में आप इसको ऐसे समझते हैं। तो रीऑर्डर टाइम, मिनिमम लेवल, ये समझ में आ गया। मैक्सिमम लेवल क्या होगा? मान लीजिए आपको लगा कि खराब से खराब हालत में 15 दिन लग सकते हैं स्टॉक आने में, इससे ऊपर नहीं लगेगा, 15 दिन में तो आ ही जाएगा। तो 15 दिन में अगर आएगा, तो आप थोड़ा सा और कॉशियस हो जाइए। 400 यूनिट के हिसाब से 6,000 यूनिट्स का स्टॉक जैसे ही बचेगा, पहली बार 10,000 आए, 4,000 बिक गए, 6,000 का स्टॉक जैसे ही बचेगा, आप तुरंत ऑर्डर फिर से प्लेस कर दीजिएगा। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये टर्म्स क्लियर होगा, ऑर्डर टाइम एंड ऑल दैट। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? नेक्स्ट चिल्ड्रन, एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी। द सेलर सेज की मिनिमम 10 लाख रुपए का ऑर्डर होगा तब हम सप्लाई करेंगे, वरना सप्लाई नहीं करेंगे। तो जब तक आप 10 लाख के गुड्स बेच नहीं लेते, फिर से ऑर्डर लगा नहीं देते, सर मतलब आपने अगर 2 लाख का ऑर्डर फिर से प्लेस किया, तो जो कॉस्ट ऑफ बिलिंग होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो आपको पूरा देना पड़ेगा। सुनाई पड़ी बात? तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि लमसम क्वांटिटी में ही सामान मंगवाएं, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ बिलिंग या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर आपने जरूरत से ज्यादा खरीद लिया, वेयर हाउसिंग कॉस्ट कम खरीदा, गुड्स है नहीं, कस्टमर खाली लौट जाएगा, प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वेयर हाउसिंग तो सबको पता है भाई क्या होती है। ऐसी चीजें जो खराब हो जाती हैं, तो उनको आपको प्रॉपर वेयरहाउस करना पड़ता है। क्रॉप्स अलग अलग तरह की होती है, इनका वेयरहाउस अलग होता है। आइसक्रीम के वेयरहाउस हमेशा एयर कंडीशन ही होंगे। कभी कभी आपने वो कोन वाली आइसक्रीम खाई हो, तो एक्सपीरियंस किया होगा, कोन कभी कभी बड़ा सॉगी टाइप का हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जिस ट्रक से वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रक वाले बदमाशी करते हैं, बीच बीच में वो एसी बंद कर देते हैं, तो उतनी देर में आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है, फिर ऑन करते हैं, तो उसका कार्यक्रम सेट हो जाता है पूरा का पूरा। और ये ऐसा घटिया कंपनियों में बहुत होता है। सुनाई पड़ गई बात भाई? तो वेयर हाउसिंग इज सिंपली स्टोरेज, और स्टोरेज की फैसिलिटी तब होती है व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, बट मार्केट में अभी उनकी डिमांड ओरिजिनेट नहीं हुई है। कॉपी कर लीजिए झटपट फास्ट। व्हाट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग? कभी अमेजोन वगैरह पे आप ऑर्डर करने दिखाते हैं ना, शिपिंग, इन ट्रांजिट, ट्रैकिंग एंड ऑल दैट। तो ऑर्डर की प्रोसेसिंग जितनी फास्ट होगी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन उतना बढ़ जाएगा। जैसे डोमिनोज है भाई, 20 मिनट डिलीवरी, 25 मिनट डिलीवरी। अगर ये बोल दे 25 मिनट डिलीवरी एज ऑर्डर इज फ्री, इतने कलाकार लोग हैं प्रयागराज शहर में, एड्रेस देकर घुमाते रहेंगे, नहीं यहाँ नहीं, देख रहे हैं 25 मिनट हो जाए तो फ्री मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? सो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा जब ऑर्डर प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी। टीचर के साथ भी ऐसा है। टीचर जितना तेज बच्चे की क्वेरी रिजॉल्व करेगा, टीचर की रेपुटेशन बच्चों के आइज में उतनी ज्यादा हो जाएगी। टीचर कह रहा है बताएंगे बेटा, अगले साल बताएंगे। क्या था, पहले हम खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लें जरा। ओके, लिख लीजिए फास्ट। द लास्ट इन दिस कैटेगरी, ट्रांसपोर्टेशन।
अब ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन से होगा या बस से होगा या ट्रक से होगा या एयरप्लेन से होगा, कैसे होगा? भाई ट्रांसपोर्टेशन का पहले मतलब सबको समझ में आ जाना चाहिए। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टिल द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर के ऊपर ज्यादा आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ओला ने स्टार्टिंग में अपने शोरूम्स क्यों नहीं खोले? आप बुक करिए, गाड़ी घर में डिलीवर होगी, क्योंकि शोरूम में कॉस्ट बहुत ज्यादा है। शोरूम का किराया है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है, एम्प्लॉय की सैलरी है। पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कार टाइटल्ड एज सिट्रियन। अभी इनकी एक कार आई है बसाल्ट, कूपे टाइप, जैसे टाटा वालों की वो, अरे कौन सी है ये, ईवी करके, क्या नाम है, अभी नई गाड़ी तो आई है भाई, टाटा ईवी एक आई है, 9.99 लाख से स्टार्टिंग है। बेस मॉडल में लैम्बोर्गिनी टाइप फीचर्स आ गए हैं। टाटा ईवी कोई अभी रिसेंटली आई है। बताइए बताइए, कार का नाम बताइए, याद होगा आप लोग को? अरे कार में कोई इंटरेस्ट नहीं? चलिए मैं देखता हूँ, शायद मेरे गूगल पेज पे होगी टाटा ईवी। जस्ट होल्ड ऑन, चलन 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस। कौन सी गाड़ी है? नहीं, हेक्टर पेक्टर नहीं, बाद में है। टाटाज, हाँ लेटेस्ट कार। अरे इसमें भी नहीं आ रहा है। हाँ कर्व, कर्व ऑलरेडी, यस, टाटा कर्व। तो कूपे टाइप, पीछे से एकदम स्लांट। तो वैसे ही सिट्रियन ने लॉन्च की बसाल्ट। तो इनके शोरूम हर जगह नहीं है। आप गाड़ी ऑर्डर कर दीजिए, अगर आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए तो फोन कर दीजिए, आपके घर गाड़ी चली जाएगी। शोरूम इज नॉट देयर। तो सर वो फोटो वोटो कैसे खींचेगी, केक वेक लेते हुए वगैरह, गुलदस्ता वगैरह, उसका पैसा लेस करवा दीजिएगा सब कुछ। ओके, तो आपकी गाड़ी की डिलीवरी घर पे हो जाएगी। व्हाट विल हैपन, इससे कॉस्ट ऑफ शोरूम ऑपरेशन कम हो जाएगा। एट ऑल टाइम्स प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट तो आ गया, बट मोहल्ले में दुकान पे आप गए, प्रोडक्ट वहां पे है ही नहीं, तो इट कैरीज अ नेगेटिव इमेज। आई रिपीट, इट कैरीज अ नेगेटिव इमेज। जैसे मैं आपको बोल दूंगा इस दिन आपका टेस्ट और उस दिन टेस्ट ना हो, तो नेगेटिव इमेज हो जाएगी ना, वही चीज। एंड देन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी वेरी 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 फास्ट। जितना तेज बच्चे के मुंह से झूठ निकलता है, उससे भी तेज प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जानी चाहिए। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो वन डे डिलीवरी से ये अमेजोन वगैरह की दुकानदारी थोड़ी बढ़ गई है। और उसके बाद रिटर्न पॉलिसी भी है। और सामान मार्केट में जाके खरीद लीजिए, जहां पे रिटर्न पॉलिसी नहीं है, आपको ऐसा समझा जाएगा जैसे आप समझ लीजिए अली बाबा 40 चोर के 41वें चोर हैं। तो ये ऑनलाइन पोर्टल्स इसीलिए ज्यादा फेमस हो गए, दे गिव ईज ऑफ शॉपिंग। नहीं तो सारा काम नाम छोड़ के 10 जगह जाइए, देखिए सामान नहीं समझ में आया, तुरंत वापस कर दीजिए, या एक दो फोटो वोटो खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड करके वापस कर दीजिए। कुछ लोग तो ये सब भी काम करते हैं। समझ गए ट्रांसपोर्टेशन एंड उसके फीचर्स? चलिए, तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आप लेह लद्दाख में भी ऑर्डर प्लेस करेंगे, अमेजोन पहुंचा देगा वहां पे। एंड स्पीड होनी चाहिए। सो चलते हैं बच्चों चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड सारे इंटरमीडियरीज जो हेल्प करते हैं गुड्स के फिजिकल मूवमेंट पे। अगर कोई सामान है तो उसका फिजिकल मूवमेंट होगा। प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो इन दैट केस, क्या उस प्रॉपर्टी को हनुमान जी उठा के आपके पुरानी प्रॉपर्टी पे ले आएंगे? देयर इट इज ओनली टाइटल का ट्रांसफर, फिजिकल ट्रांसफर वहां पे नहीं होता। फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड फ्रॉम द बिल्डर टू द होम मेकर्स एक्चुअली। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी समझ गए लोग? झटपट इसको कंप्लीट करें। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होते हैं बच्चों। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो भाई कॉस्ट इफेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, इट इज डायरेक्ट चैनल और जीरो चैनल। बट बीच में अगर कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो गोडाउन में सामान स्टोर करेगा, वहां से 10 होलसेलर्स को सामान मिला, हर होलसेलर 50-50 रिटेलर्स को सामान बेचता है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इनडायरेक्ट चैनल्स। और ये सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका चैनल कौन सा होगा चिल्ड्रन। इज दैट अंडरस्टूड? तो ब्रांडेड शोरूम अगर तनिष्क का है चिल्ड्रन, तो मैन्युफैक्चरर से शोरूम में आएगा प्रोडक्ट, शोरूम से कंज्यूमर, इट इज वन चैनल, इट इज वन चैनल। बट अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया प्रोडक्ट
वुडलैंड के डायरेक्ट पोर्टल पे, मिंत्रा पे नहीं, वुडलैंड पे। मिंत्रा पे ऑर्डर करेंगे तो अगेन वन हो गया, बीच में मिंत्रा वालों के पास आएगा वुडलैंड का जूता, फिर आपके घर में आएगा, तो इट इज इनडायरेक्ट। वुडलैंड की वेबसाइट पे ऑर्डर किया, लेवाइस पे ऑर्डर किया, ये लोग सीधे डिस्पैच करते हैं कोरियर कंपनी के थ्रू आपके घर पे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट चैनल। तो डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट पे जाकर प्रोडक्ट ऑर्डर करना इज डायरेक्ट चैनल। थ्रू मिंत्रा amazon खरीद रहे हैं, दुकान पे जाके खरीद रहे हैं, तो इट इज ऑल इनडायरेक्ट चैनल चिल्ड्रन। सो डायरेक्ट इज सिंपल एंड शॉर्टेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हलवाई की दुकान पे गए और बोला आधा किलो जलेबी दे दो, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? डायरेक्ट। बट अगर जोमैटो से आपने मंगवाया, अब यहां पे एक स्टोरी में ट्विस्ट है चिल्ड्रन। मान लीजिए कि मैं 5 हलवाइयों का फ्रेंचाइज लेके बैठा हूं, आप ऑर्डर करिए मेरे पोर्टल पे, डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। उन हलवाइयों से सामान मैं खरीदूंगा, फिर जोमेटो के थ्रू आपके घर में भेजूंगा, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपने www डॉट मान लिया हल्दीराम.com पे गए और वहां पे 1 किलो जलेबी आपने ऑर्डर कर दी, जोमेटो आपके घर छोड़ देगा, इट इज स्टिल डायरेक्ट चैनल, इट इज स्टिल डायरेक्ट चैनल। तो कैरियर का कॉन्सेप्ट बीच में गायब रहता है हमेशा। आई रिपीट चिल्ड्रन, एक फैक्ट्री है एक्स, इसने प्रोडक्ट दिया वाई को, अगर एक्स सेलर है और वाई बायर है, तो हनुमान जी तो लाएंगे नहीं प्रोडक्ट। और ऐसा नहीं है कि सेलर या फैक्ट्री वाला अपने घर से, अपनी दुकान से, अपनी फैक्ट्री से एक पाइप में सामान लेके फूंक मारेगा आपके घर पे चलाएगा, बीच में कोई ना कोई कैरियर तो होगा ही होगा। स्टिल इट इज डायरेक्ट चैनल। अगर बीच में प्रॉफिट शेयर करने वाली कोई एजेंसी आ गई, लेट अस से जेड इज द कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, इनके पास गोडाउन में सामान आता है, ये स्टोर करते हैं। देयर आफ्टर मिस्टर जेड ने ए बी सी डी, सॉरी सी डी, इन 4 होलसेलर्स को अपॉइंट किया हुआ है, एंड एवरी होलसेलर हैज अंडरनीथ देम सर्टन रिटेलर्स। I repeat, children, every wholesaler underneath them has certain retailers, और इन रिटेलर्स के आगे कस्टमर्स हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इफ इट वॉज ओनली एक्स एंड वाई, बीच में ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को हम कंसिडर नहीं करते चैनल बोलते टाइम, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ चैनल एट ऑल, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट चैनल। बट अगर एक्स अपना प्रोडक्ट पहले कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को देता है और वही सेलर तक पहुंचा देता है, तो इट इज वन चैनल। बट इफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स इज स्टोर्ड बाय जेड, जेड डिस्पैचेस इट थ्रू द ट्रांसपोर्ट टू द होलसेलर्स एबीसीडी, फिर एबीसीडी अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो बीच में भाई कितने लोग आ गए कस्टमर तक? 2, तो इट इज 2 चैनल। इज दैट क्लियर? और मान लीजिए कि अब यहां पे रिटेलर्स आ गए चिल्ड्रन, R1, R2, R3, ये सब रिटेलर्स हैं। उसके बाद कस्टमर वाई आया, तो अब बीच में कितने लोग आ गए? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, तो इट इज 3 चैनल। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, अकॉर्डिंगली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स डिसाइडेड। सुनाई पड़ गई बात भाई? अब इनडायरेक्ट में सिलेबस में 3 है, रियलिटी में तो बहुत कुछ हो सकता है ये, इट डिपेंड कि आपके बिजनेस का कितना एक्सपेंशन है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, इससे आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑल अबाउट। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स, यस और नो? समझ में आ गया? एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी से ये अपनी कार्स कहां पे भेजते हैं? शोरूम्स में भेजते हैं। तो बच्चों शोरूम के बाद अल्टीमेटली इनकी कार आपके और हमारे जैसे कस्टमर्स खरीद लेते हैं। तो अब एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इट इज द मैन्युफैक्चरर, देन इट इज द कस्टमर। अगर मारुति अपनी वेबसाइट पे एक बटन दे दे और बोले डिजाइन योर कार ऑन योर ओन, और प्राइस दे दे, सेम मॉडल शोरूम में भी है 15 लाख रुपए का, आपने डिजाइन किया, तो कंपनी कह रही है 14,50,000 रुपए में आपको दे देंगे, 50,000 रुपए सस्ता, 50,000 रुपए सस्ता, गाड़ी आपके घर में डिलीवर होगी, गाड़ी आपके घर में डिलीवर होगी। तो शोरूम का जो प्रॉफिट मार्जिन है कट गया, और कंपनी कह रही है कि भाई विदेशों में तो ऐसे ही बिजनेस होता है, तो चलो ऐसे करते हैं। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इन दैट केस अगर आप ये गाड़ी डायरेक्टली फैक्ट्री से ऑर्डर करते हो और घर पे डिलीवर आती है, आपके डिलीवरी आती है सॉरी, तो बीच में ट्रांसपोर्ट तो होगा ही होगा, हनुमान जी थोड़ा लेके आएंगे गाड़ी, देन इट इज डायरेक्ट चैनल।
बट अगर शोरूम के थ्रू आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो इट इज वन चैनल। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का प्लांट कहां पे है? गुड़गांव में है। XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी एक ट्रक में 5 गाड़ी अपलोड करती है, 20 ट्रक में 100 गाड़ियां शोरूम में चली आई। और मान लीजिए ये जो शोरूम है ये लखनऊ में लोकेटेड है। इज दैट क्लियर? अब लखनऊ से सो कॉल्ड बाराबंकी थोड़ी दूरी में है, फिर रायबरेली और थोड़ी दूरी में है, फिर प्रतापगढ़ थोड़ी और दूरी पे है। तो जो मेन लखनऊ का शोरूम है उसने अपने जूनियर शोरूम्स खोल लिए, शोरूम 1, शोरूम 2 एंड शोरूम 3। इन शोरूम 1, 2, 3 का कोई भी कनेक्शन बच्चों मारुति सुजुकी से नहीं है। ये लखनऊ का जो शोरूम है वो अपने रिस्क पे गाड़ी बेच रहा है। तो लखनऊ का शोरूम शोरूम 1 में गाड़ी पहुंचवाएगा, इनकी जिम्मेदारी। शोरूम 2 में गाड़ी पहुंचेगी, शोरूम 3 में गाड़ी पहुंचेगी। अगर गाड़ी का कुछ डैमेज होता है तो वो शोरूम लखनऊ वाला डिसाइड करेगा कॉम्पनसेशन कौन झेलेगा। मारुति वाले कह रहे हैं हमने आपके शोरूम तक XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी, मैं शोरूम का नाम भी लिख देता हूं, लेटस से KTL मोटर्स इन लखनऊ। सुनाई पड़ी बात बच्चों? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कह रहा है कि भाई XYZ ट्रांसपोर्ट इज द कंपनी, KTL मोटर्स तक 100 गाड़ी जाएगी, अगर कुछ नुकसान होता है तो कंपनी लॉस झेलेगी, इंश्योरेंस कंपनी। उसके आगे आप अपनी गाड़ी कैसे बेचते हो आप हमसे अप्रूवल ले लो, बट हमारा SR1 SR2 SR3 से कोई लेना देना नहीं है। ये छोटे शोरूम्स हैं। खोपड़े में बात जारी है। अब अगर लखनऊ में कोई गाड़ी खरीद रहा है तो वो KTL मोटर से ही खरीद लेगा। तो इट इज वन चैनल, इट इज वन चैनल। वाई वन चैनल? कंपनी है, बीच में सिर्फ एक शोरूम है और कस्टमर आ गया। बट अगर कोई SR1 से खरीद रहा है तो इट इज टू चैनल, 2 लोग आ गए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अगर आप एग्जाम देने और करोड़ों रुपए सिक्योरिटी जमा करके खुद ही स्टॉक ब्रोकर बन जाएं तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीद सकते हैं। इट इज डायरेक्ट चैनल, इट इज डायरेक्ट। बट अगर ग्रो ऐप, एंजल 1, मोतीलाल ओसवाल इन एप्स के थ्रू स्टॉक्स खरीदते हैं देन इट इज वन चैनल। आपका ब्रोकर है और फिर स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ गई बात? तो ये चैनल डिपेंड करेगा कि हमारे बिजनेस के डायनेमिक्स कैसे हैं। तो कुछ बच्चे सीधे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में एडमिशन लेके 12th का एग्जाम देते हैं, इट इज डायरेक्ट चैनल, इट इज डायरेक्ट। कुछ CBSE, CISCE एंड स्टेट बोर्ड्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्टली बोर्ड में उनका डेटा नहीं जाता, थ्रू स्कूल जाता है, तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? वन चैनल। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? सो मैन्युफैक्चरर है और बीच में रिटेलर है और कस्टमर है, तो क्या हो गया भाई? वन चैनल। तो चैनल डिपेंड करता है कितने बिचौलिए, कितने इंटरमीडियरीज हैं। तो अगर आप मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर खाते हैं बच्चों तो इट इज डायरेक्ट, इट इज डायरेक्ट। वही मैकडॉनल्ड का बर्गर किसी मूवी थिएटर में अगर मिलने लग जाए तो मूवी थिएटर वाला रिटेलर हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज वन चैनल। ट्रांसपोर्ट एजेंसी को चैनल का हिस्सा नहीं माना जाता, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। पीपल अंडरस्टूड वेल? तो आई हैव टू गिव यू सम नोट्स। नोट्स का जेरोक्स आ गया मेरे पास, मैंने कहा ले जाओ भाई। तो इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट। बट अगर ऐसे सोचा जाए कि आपने नोट्स ऑर्डर किए थे मेरे वेंडर को, उसने मेरे को दिए, मैं आपको दे रहा हूं, देन इट इज वन चैनल। और अगर मैंने किसी आपके फ्रेंड को, कोलीग को नोट्स दे दी कि वो बच्चा आज एब्सेंट है, उस बच्चे को पहुंचा देना, देन इट इज कॉल्ड एज वन चैनल। टू क्यों होगा भाई? वन होगा। समझ में आ गई भाई बात? तो चैनल का बेसिस ऑफ डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? बिचौलिया, दैट इज इंटरमीडिएट। समझ गए? आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और IRCTC के ऐप को डाउनलोड करके सीधे टिकट बुक कर रहे हैं, तो बच्चों डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? डायरेक्ट। बट अगर आपने IXIGO, मेक माई ट्रिप इसके थ्रू ऑर्डर किया देन इट इज वन चैनल। अब यहां पे एक बहुत बड़ा फ्लॉ है स्टोरी में बच्चों, बहुत बड़ा फ्लॉ है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंडिगो एयरलाइंस नाम तो सुना ही होगा। और मान लीजिए कि मिस्टर मुकेश अंबानी को फ्लाई करना है। अगर ये एयरपोर्ट जाएं, इंडिगो एयरलाइंस के काउंटर पे जाके पैसा दे और बोले दिल्ली मुंबई का एक टिकट दे दो, तो इट विल बी कॉल्ड एज विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? डायरेक्ट। विच चैनल? डायरेक्ट। बट अगर ये IXIGO पे लॉग इन करते हैं और टिकट बुक कराते हैं तो इंडिगो वालों ने 50 टिकट IXIGO को बेचे हुए हैं। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जिस प्राइस पे बेचना है बेचो।
तो मुकेश अंबानी जी ने टेक किया, डायरेक्टली आई इंडिगो के ऐप पे टिकट 6,000 का है, आई एक्स आईजीओ में 5,200 का मिल रहा है, कोई कूपन ऊपन लग गया। सर आई एक्स आईजीओ को फायदा क्या है, ये बेट करते हैं, 50 टिकट खरीद लिए इंडिगो से 4-4 हजार में, और आज 5200 का बेचो, फ्लाइट के 2 दिन पहले 10,000 का बेचेंगे। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ गया? ऐसे ओयो भी काम करता है। तो मुकेश अंबानी ने देखा कि भाई इंडिगो के डायरेक्ट ऐप पे तो टिकट है 6,000 का, और IXIGO पे कितने का है? 5,200 का। व्हाट मुकेश अंबानी विल डू? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे? अच्छा, बोल ही नहीं पा रहे लोग, क्या लिखा है मैंने? अंग्रेजी में लिखा है थोड़ा सा, हिंदी के गवार नहीं बता पाएंगे, बाकी बता दें। IXIGO पे वो टिकट बुक करा लेंगे, तो यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडियरी आ गया। बट IRCTC के साथ कहानी फर्क है बच्चों। आप अगर IRCTC के ऐप पे बुक कराते हैं टिकट तो इट इज वन चैनल। बट अगर आपने सोचा कि IXIGO के थ्रू IRCTC का टिकट बुक करा लें, तो फाइनली पेज जो क्लिक होगा वो IRCTC का ही होगा, वो IXIGO का नहीं होगा। कहने का मतलब, इंडिगो ने 4 लोगों के साथ अपनी दुकानदारी सेट की है। भाई हमारे हवाई जहाज में 100 सीट है, 25 सीट IXIGO को दे दी है, सुनाई पड़ी बात? 50 सीट मेक माई ट्रिप को दे दी है, 75 हो गई। 10 सीट दे दी की है इन्होंने यात्रा.com को, गॉट इट क्लियर? और बाकी सीट दे दी fly.com को। तो इंडिगो के प्लेन पे आपको सीट्स अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग प्राइस पे मिलेंगी। पीपल अंडरस्टूड और नॉट? या मान लीजिए 200 सीट है, तो इंडिगो कह रहा है 100 तो हम बेचेंगे डायरेक्ट, IXIGO तुम 50 बेच लो, तुम 25 बेच लो, तुम 15 बेच लो, और तुम कितना बच गया भाई? 10। तो अब IXIGO के प्लेटफॉर्म पे नजर ही 100 सीट आपको आएगी, और ज्यादा सीट नजर नहीं आएगी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बाकी सीट्स ये आपको बेचने हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये वन चैनल हो गया। अब मान लीजिए कि भाई IRCTC के पोर्टल पे डायरेक्टली 1250 सीट वंदे भारत पे नजर आ रही है, कितनी? 1250। अगर अनिल अंबानी को ट्रैवल करना है, ये IXIG ओपन करेंगे, वहां पे भी 1250 नजर आएगी, यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, सब पे सेम नजर आएगी। सर क्या 5,000 सीट है? नहीं 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 नहीं, यहां पे इंडिगो इनको टिकट बेच देता है। अब आपको जिस प्राइस पे बेचना है बेचो, नहीं बिके हमसे कोई मतलब नहीं, हमको पैसा दे दो इतना। तो इंडिगो ने 4,000 रुपए के हिसाब से इनसे पर टिकट का पैसा ले लिया है। ये कितने में बेचे? पूरी अथॉरिटी नहीं दी, पूरी अथॉरिटी नहीं दी। अगर आप टिकट MMT पे, मेक माई ट्रिप पे कराते हैं और ये भाग जाता है, इंडिगो पैसा भी नहीं देगा आपको वापस। बट यहां पे IRCTC कहता है डिस्प्ले सब लोग करो, बेचेंगे डायरेक्टली हम अपने पोर्टल से। तो फाइनली अगर आप मेक माई ट्रिप पे भी टिकट बुक कराते हैं वंदे भारत का, लास्ट चेकआउट जो होगा वो IRCTC के पोर्टल पे ही होता है। तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कल को रियल केस स्टडी कहीं MBA में आपको लगानी होगी, तो IRCTC हमेशा इंडिया में आज तक डायरेक्ट ही टिकट अपना बेचता है, ये वन चैनल 2 चैनल नहीं है। बट एयरलाइन इज 2 चैनल 1 चैनल, डिपेंड करता है आपने कैसे खरीदा। समझ में आ गया? PVR सिनेमास, हो सकता है आपको लास्ट का सीट महंगा वाला, हैपर चौड़ा वाला रिक्लाइनर, वो पोर्टल पे नहीं दिखाएगा, विंडो पे दिखेगा। तो यहां पे ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो IRCTC का अपना ऐप हो या बिचौलिए हो, सब डायरेक्ट ही माना जाएगा। खोपड़े में बात गई भाई? खोपड़े में बात गई? होलसेलर रिटेलर आ गए बीच में। बर्गर में कौन सा होलसेलर रिटेलर है? अरे मान लीजिए कि बर्गर की टिक्की कहीं और से आ रही है, बन कहीं और रहा है लाइकवाइज, तो 2 लोग आ गए बीच में, तो कौन सा चैनल हो जाएगा बच्चों? 2 चैनल। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ गए व्हाट इज 2 चैनल? 2 चैनल समझ गए? 3 चैनल के बाद 4 चैनल भी हो सकता है, अगेन चिल्ड्रन डिपेंड करता है। पेप्सी ने अपनी दुकान खोल ली। अगर आप कभी किसी हिली एरिया, टूरिस्ट एरिया में गए हो, तो जैसे कोक वाले हैं, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे जियोर्जिया कॉफी बिकती है। तो यहां पे कोक वालों ने, ये कोको कोला का ब्रांड है बेसिकली, इन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है कि भाई एक काउंटर का 10 लाख हमको दे दो, हम कॉफी सप्लाई वगैरह सब करेंगे तुमको और हिसाब ले लेंगे। तो यहां पे कोक क्या कर रहा है? डायरेक्ट चैनल, व्हाट? डायरेक्ट। बट कोक या पेप्सी अगर अपना प्रोडक्ट मैकडोनल्ड्स के थ्रू बिकवा रहे हैं, तो इट इज वन चैनल। पेप्सी कह रहा है हमारी कोल्ड ड्रिंक मैकडोनल्ड्स के स्टोर में मिल रही है,
बर्गर के साथ डायबिटीज बढ़ाने के लिए आप पी लीजिए। बट अगर दुकान पे बिक रही है बाजार में, तो पेप्सी वाले बॉटलिंग प्लांट को कांटेक्ट करेंगे, वो इनके एजेंट हो गए। फिर बाजार में एक होलसेलर के पास कोल्ड ड्रिंक जाएगी, वो अलग अलग दुकानों को सप्लाई कर देगा। तो इट इज कॉल्ड एज 3 लेवल। ऐसे ही बच्चों इंश्योरेंस का बिजनेस भी है। आप अगर पॉलिसी बाजार के थ्रू इंश्योरेंस करवाते हैं तो इट इज 1 चैनल। डायरेक्टली ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके इंश्योरेंस करा लीजिए तो इट इज डायरेक्ट। इट इज डायरेक्ट, खोपड़े में बात गई। और अगर आपके घर में इंश्योरेंस एजेंट अंकल चले आते हैं तो भी इट इज कॉल्ड एज 1 चैनल। बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर? तो काफी बिजनेसेस ऐसे होते हैं, वो 1 चैनल से भी बिजनेस करते हैं अपना, डायरेक्ट से भी करेंगे, 2 से भी करेंगे और 3 से भी करेंगे। कुछ है वहां पे 1 चैनल ही होगा, हवाई जहाज का टायर, तो ये 1 चैनल ही होगा, इसका कोई थोड़ा स्टॉक रख लेगा, ये ज्यादा बिकता ही नहीं है। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल क्या है एंड कितने लार्ज स्केल को उसको कवर करना है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। काफी चीजें तो मैंने अभी बताई थी आपको। डेल जब इंडिया में आया था, दे हैड डायरेक्ट चैनल, बट अब उनके रिटेल शोरूम्स हैं, तो फैक्ट्री से रिटेल शोरूम में आता है सामान और फिर मार्केट में बिक जाता है, ये 1 चैनल हो गया। कुछ जगह वो दूसरे दुकानदारों को जो हर लैपटॉप में डील करते हैं वो उनको ही प्रोवाइड करते हैं, देन इट बिकम्स 2 चैनल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ गए? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।